तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो एसएल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि हमें कल के दिन आते हुए देखने को मिल रहे थे। रिजल्ट की अगर बात करें तो कंपनी रिजल्ट के बाद 4% के आसपास का गिरावट के साथ आपको नेगेटिव क्लोज होती हुई नजर आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट थे वो मार्केट के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अब देखो, मार्केट ने भी ऐसा नहीं कि इस कंपनी से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखा था। कंपनी से लेकर डिसेंट एक्सपेक्टेशन थी, चाहे हम Q1Q बेसिस की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। बट कंपनी का जो Q1 का प्रॉफिट है वो हमें गिरता हुआ नजर आया और यही सबसे बड़ा कंसर्न क्रिएट हुआ है। और इस वजह से जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो मेनली इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव होते हैं, बट काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी को लेकर नेगेटिव हो गए। और अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की एक कमेंट्री हमें देखने को मिली, जिस कमेंट्री में मेंशन है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर उनके जो अर्निंग्स एस्टिमेट थे एसएल टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको उन्होंने 3 से 4% से रिड्यूस किया है। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो एस्टिमेट उन्होंने रखा था और बाकी जो ब्रोकरेज हाउस ने रखा था, उसको अभी भी देखा जाए तो मैक्सिमम लोग अनचेंज ही रखे हैं। मतलब 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कोई भी छेड़खानी हमें देखने को नहीं मिली है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। बट 26 को लेकर बोल सकते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको उन्होंने कम ज़रूर किया है। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एसएल टेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट क्या कहना है उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ओपन कर रखा है। यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो हमने स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि 3 से 5% की ग्रोथ हम अपने रेवेन्यू में दिखाएंगे कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसको कंपनी ने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब कंपनी बता रही है कि 3 से 5% तो मुश्किल है, हम 2 से 5% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। मतलब पहले कंपनी बोल रही थी कि अगर खराब सिचुएशन भी रहा तो भी कंपनी 3% की ग्रोथ तो दिखाई देगी। बट अब कंपनी कह रही है जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से 3% तो मुश्किल है, हम 2% ही ग्रोथ दिखा सकते हैं। मैक्सिमम अगर अच्छा सिनेरियोज रहा तो 5% का नंबर उसको अनचेंज ही कंपनी ने रखा है। और दोस्तों अगर इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो पहले इनकी जो गाइडेंस थी वो 18 से 19% का था। इस बार जो कंपनी का गाइडेंस हमें रिवाइज होता हुआ नज़र आया वो 17 से 18% का दिखा। यानी कि बोल सकते हैं मार्जिन भी कंसर्न क्रिएट किया है, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ भी कंसर्न क्रिएट किए हैं, और अल्टीमेटली ये दो चीज़ अगर इम्पैक्ट करता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। और इन्हीं सारी चीज़ों की बेसिस पर मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस जो कि इस कंपनी को लेकर पहले पॉजिटिव रहा करते थे वो नेगेटिव होते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस कर दिया है इस वजह से। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों अशोक लेलैंड्स लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस इशू किया था Q4 के रिजल्ट के साथ। अब उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर रखा था 16 जुलाई का, यानी कि कल के दिन कंपनी में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, जो कि टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा 1:1 बोनस के हिसाब से। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 50% ये कंपनी एडजस्ट होगी। बट जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, बैक टू नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस वजह से 50% एडजस्टमेंट से आप पैनिक मत करना।
अगर आप बिगिनर हैं तो काफ़ी सारे लोग पैनिक कर लेते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बट इन सारी चीज़ों को समझ लोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में HAL की परफॉर्मेंस अपने एग्जीक्यूशन की वजह से ख़राब रही है। भले कंपनी न्यूज़ के बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है, बट अगर हम बात करते हैं नंबर्स के बेसिस पे तो उसमें लगातार कंपनी डिसअपॉइंट करती हुई दिखी। काफ़ी पूरा एग्जीक्यूशन है कंपनी का, ऐसे हम बोल सकते हैं। 52 वीक हाई से कंपनी अभी के टाइम पे देखोगे तो करीब 11% के आसपास नीचे है। इसलिए नीचे है क्योंकि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, बट वो सारी चीज़ें कंपनी के लिए नया था। इस वजह से इन्वेस्टर्स को लगा था कि 25 कंपनी के लिए नंबर्स के बेसिस पे भी अच्छा होगा, बट 2025 में कंपनी को ऑर्डर तो मिले बट एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं रहा। तो जितनी भी ऑर्डर की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कंपनी में प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। अगर कंपनी अपने नंबर्स को अब अच्छा दिखाती है तो उस केस में फिर आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस हम विटनेस कर सकते हैं, बट वही कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख नहीं रहा है। इस वजह से पिछले एक साल में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिली है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप समझ सकते हैं कि नंबर्स मैटर करते हैं। अगर आपको अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है तो आपको अच्छे ग्रोथ दिखाने पड़ेंगे, अच्छे रेवेन्यू दिखाने पड़ेंगे, अच्छे प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, और पिछले एक साल में वो दिखा नहीं है। और इंडस्ट्री के पी की बात करें तो वो 74 का है, और इंडस्ट्री के पी से अगर इसके करंट पी को कंपैरिजन करें तो इंडस्ट्री के पी से तो इसका करंट पी काफ़ी नीचे है। इसलिए भी नीचे है क्योंकि ये कंपनी इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो खुद को उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई है पिछले सालों में। इस वजह से वैल्यूएशंस अच्छा खासा टूटता हुआ दिखा है, इस चीज़ को समझो। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों इस कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर के स्टेक हैं क्वार्टर वन में वो एज इट इज़ अनचेंज हैं। ये जो डेटा दिख रहा है ये Q4 का डेटा है, Q1 का डेटा अभी हम लोग कवर करेंगे। तो Q4 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें जो प्रमोटर का स्टेक था वो Q1 में भी एज इट इज़ अनचेंज है, बट FIs और DIs में क्या चेंजेस आई है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं DIs के बारे में तो उसमें बहुत सारा नाम आपको देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड दिख जाते हैं आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स देखने को मिल जाते हैं, बैंक्स देखने को मिलती है, इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिलती है। तो इन सारे को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर निकल के आता है कितना, 8.73%। और ये जो B1 कॉलम है वो बेसिकली DIs का कॉलम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 8.73 आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से तो बोल सकते हैं कि DIs ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। और वही अगर हम FIs की बात करें तो मेनली FIs की दो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। इंस्टीट्यूशनल फॉरेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। दोनों कैटेगरी को ऐड करके यहाँ पर जो B2 है वो आपको इंडिकेट करेगा कितना स्टेक है FIs का, तो वो है कितना 11.90%। और दोस्तों अगर हम बात करें करंट टाइम कितना है तो 12 के ऊपर था, अभी 11 के आसपास है, मतलब 12 से नीचे है, 11.90% है। यानी कि बोल सकते हैं कि FIs ने पिछले क्वार्टर में भी अपनी स्टेक्स को कम किया था और इस क्वार्टर में भी अपनी स्टेक्स को कम की है, क्योंकि FIs मेनली ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है। ऑर्डर बुक अच्छे हैं, ग्रोथ तो कंपनी दिखा सकती है बट दिखा नहीं पा रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं FIs की जो ट्रस्ट है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है पिछले 2 क्वार्टर में, इस वजह से उनकी पोजीशंस पे कम हुई है। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें जो मैंने कवर की है वो डेटा के बेसिस पर कवर की है, बाकी आप खुद से इसको रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो तो अब बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि 52 वीक हाई से ये कंपनी 20% नीचे है। TCS ने नंबर रिपोर्ट किया, एसएल ने नंबर रिपोर्ट किया, दोनों ने अपने नंबर्स को डिसअपॉइंटिंग वाली दिखाई है अगर मार्केट के हिसाब से देखें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ गई है कि इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसके भी ख़राब हो सकते हैं। अब देखो, 2 बड़ी कंपनी ने तो ख़राब नंबर दिखा दिए, तीसरी कंपनी का नंबर इन्फोसिस नहीं है, तीसरी कंपनी विप्रो है, जिसके रिजल्ट इन्फोसिस से पहले ही देखने को मिल जाएंगे। तो एक और क्लैरिटी हमें दिख सकती है जब विप्रो के रिजल्ट हमें परसों के दिन देखने को मिलेंगे या फिर कल के दिन। आई थिंक आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेना एक बार। तो विप्रो के रिजल्ट भी अगर एसएल टेक, TCS जैसे ही देखने को मिले तो उस वजह से क्या है कि मार्केट उन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले सभी चीज़ों को ऑलरेडी प्राइसिंग कर लेगी, और उसके बेसिस पे अगर इन्फोसिस का नंबर और डिसअपॉइंटिंग हो जाता है तो फिर मार्केट को शॉक लगेगा, और उससे अगर बेटर हो जाते हैं तो फिर मार्केट को लगेगा नहीं भाई, बाकी कंपनी ने तो ख़राब नंबर दिखाए बट इन्फोसिस का नंबर उससे बेटर है, चाहे वो 1% से ही बेटर क्यों ना हो। बट अभी सिनेरियो क्या है कि ख़राब नंबर आपको नहीं दिखाना है, फ्लैट दिखा दो, ख़राब मत दिखाओ। और क्वार्टरली रिजल्ट जो इस कंपनी के रहेंगे वो हमें 23 जुलाई को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 23 जुलाई का डेट नोट कर लो। इस दिन कंपनी का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा इन्फोसिस के लिए, और इन्फोसिस के अलावा और भी जो
छोटी कंपनी लाइक एल्टिया माइंट्री की बात करें, अगर उसके नंबर इन्फोसिस के बाद हैं तो फिर एल्टिया माइंट्री वाले इन्वेस्टर भी इन्फोसिस के नंबर को ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस पिछले 1 साल में तो अपने रेवेन्यू को सिंगल डिजिट से और प्रॉफिट को भी सिंगल डिजिट से ही ग्रो करती हुई दिखी है। अब देखते हैं कि कंपनी के जो गाइडेंस थे उस हिसाब से नंबर हमें देखने को मिलते हैं और गाइडेंस अनचेंज रहते हैं या फिर गाइडेंस पे भी रिवाइज वाली सिनेरियोज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एसएल टेक ने तो अपने गाइडेंस को रिवाइज किया था। अब देखते हैं इन्फोसिस की क्या कमेंट्री आती है। बाकी इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।